अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदी। नाज़रीन किराम, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें आपको अपनी मईशत भी नजर आएगी और दुनिया की जंग भी, और सबसे बढ़कर इस जंग की कीमत अदा करता हुआ आम इंसान भी। आज दुनिया एक खतरनाक दोराहे पर खड़ी है जहां अमेरिका और इस्राइल मिलकर ईरान के खिलाफ महाज खोल चुके हैं, और ये कोई महदूद कुशीदगी नहीं बल्कि ताकत, गुरूर और तसल्लुत की एक खुली जंग बनती जा रही है। ईरान पर हमले हुए, उसके दिफाई निजाम को निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान झुका नहीं बल्कि उसने दावा किया कि उसने अमेरिकी जंगी तैयारे मार गिराए। यहां तक के बाज रिपोर्ट्स में यह तादाद 5 तक बताई जा रही है। अगरचे मुकम्मल तस्दीक नहीं, मगर सवाल ये है, अगर सब कुछ अमेरिका के कंट्रोल में है तो फिर ये खबरें क्यों सामने आ रही हैं? अमेरिकी पायलट लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ईरानी हुदूद में, ये सब क्या बता रहा है कि जंग सिर्फ बयानात में नहीं, जमीन पर भी हलचल है। दूसरी तरफ यही जंग जब आलमी मंडियों तक पहुंचती है तो तेल की कीमतें आसमान छूती हैं, और इसका सीधा वार पाकिस्तान जैसे मुल्क पर होता है जहां एक दिन में पेट्रोल 137 रुपए महंगा किया जाता है और अगले ही दिन 80 रुपए कम करके अवाम को रिलीफ का नाम दिया जाता है। तो सवाल यह है कि ये रिलीफ है या रियलिटी का मजाक? आज हम इस हकीकत को खोलेंगे और कोशिश करेंगे कि आम आदमी का असल मसला बयान कर पाए। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मुआशी दबाव में है जहां हर फैसला जैसे सांस रोक कर लिया जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात को अप्रैल में 3.5 अरब डॉलर वापस किए जा रहे हैं। 11 अप्रैल को 450 मिलियन, 17 अप्रैल को 2 अरब और 23 अप्रैल को 1 अरब, यानी एक ही महीने में ज़र मुबादला के ज़खायर पर शदीद दबाव। दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतों का खेल देखें, पहले एक दिन में तकरीबन 137 से 138 रुपए इजाफा करके कीमत 458 तक पहुंचा दी गई, और फिर अचानक 80 रुपए कम करके 378 रुपए कर दी गई। ये वही 378 रुपए हैं जो आम आदमी के लिए अब भी एक बोझ हैं। तैमूर सलीम झगड़ा याद दिलाते हैं कि मार्च 2022 में इमरान खान के दौर में पेट्रोल 139 रुपए था। आज एक दिन में उतना इजाफा हो जाता है जितना उस वक्त पूरी कीमत होती थी। हुकूमत सब्सिडी के ऐलानात करती है, ट्रकों के लिए 70,000, 80,000, बसों के लिए 1 लाख, मोटरसाइकिल के लिए 100 रुपए फी लीटर, किसान के लिए 1500 रुपए फी एकड़। लेकिन सवाल यह है, क्या यह अदादो शुमार अवाम के जख्मों पर मरहम है या सिर्फ ऐलानात की सियासत? क्योंकि हकीकत यह है कि मुल्क की तकरीबन 45% आबादी गुर्बत के दहाने पर खड़ी है। बिजली महंगी होने का खदशा अलग, महंगाई का तूफान अलग, और हुकूमत कहती है कि सब कंट्रोल में है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे शहराज अल्ताफ साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का चेयरमैन है अवामी फलाही पार्टी के, और हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप ऑल पाकिस्तान अबूबकर साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहराज अल्ताफ साहब, एक तरफ ये दावा करना कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, एट द सेम टाइम पहले 458 रुपए पेट्रोल की कीमत कर देना, 520 रुपए डीजल की कीमत कर देना, और विद इन 24 आवर्स ये ख्याल आना कि भाई ये तो बड़ी सुबकी हो गई, सारी दुनिया बाहर निकल आई, पाकिस्तान में कोने कोने पे एहतजाज ने जन्म ले लिया। फिर 80 रुपए का रिलीफ देना क्या पहले से तयशुदा वारदात थी या फिर मजबूरी बन गई कि यह एहतजाज कंट्रोल नहीं होगा? थैंक यू आबिद साहब। मेरे ख्याल में ये अवाम ने जो सोशल मीडिया पे एक दिन के अंदर इतना शोर मचाया, और शहबाज शरीफ साहब को ये खौफ पैदा हुआ कि हफ्ते इतवार को अवाम सड़कों पे आकर हमारा जीना दो भर ना कर। ठीक है शहराज साहब, अजहर सदीक साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनको भी वेलकम टू अ शो। अजहर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर साहब आपकी तरफ आऊंगा। शहराज साहब कह रहे हैं कि एक दिन में जो अवाम ने एहतजाज किया है उसकी वजह से ये 80 रुपए का रिलीफ मिल गया। हाउ डू यू थिंक? बहुत शुक्रिया। एक डाका डालें
डाका डाल के जब आप पकड़े जाएं और कहें कि जनाब माले मसरूका पूरा नहीं देना, हमने उसमें से कुछ चीजें चुरा के अपने पास रख लेनी है, डाका तो डाका होता है। और मेरा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें मुकर्रर करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। यानी 245 के करीब इसकी कीमत है इस वक्त, ठीक है, पेट्रोल की जो दुनिया के अंदर है, ठीक है। और हमें बेवकूफ बनाया कि जनाब तेल महंगा हो गया है, 111% मुनाफा लिया जा रहा। मैंने बड़ी पिटीशन दायर की है, मैंने लेटर लिखे हैं, मैंने डेटा मांगा है। तो जब पता चला ताकीक के तो पता लगा जनाब के जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो 161 रुपए पर जगह टैक्स पहुंच गया। 161 में से 80 तो वापस ले लिए ना बॉस, 80 वापस ले लिए ना। चलो जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है? 161 में से 80 रुपए वापस ले लिए ना। मेरा सवाल आपकी तरफ पहुंच गया सर सदीक साहब? शिराज साहब सो सॉरी, वापस आते हैं। यहीं से बात को शुरू करते हैं। हाउ डू यू थिंक 161 रुपए पेट्रोलियम लेवी में से 80 रुपए वापस ले लिए गए? सर 211 रुपए पेट्रोल बड़ा है, आप उस कीमत पे जाएं 267 आज से 20 दिन पहले, वो 55 क्यों भूल जाए हम? दूसरा इजाफा कल हुआ है, 211 रुपए से कम किया है 80 रुपए। लेवी के अलावा कस्टम ड्यूटी भी है और दो चीजें भी हैं। आपके में ले आऊं मैं नाज़रीन के कि पाकिस्तान की माहाना खपत पेट्रोल की 83 करोड़ लीटर है, डीजल की 67 करोड़ लीटर है। 100 रुपए आप मुनाफा लगाएं एवरेज, तो ये 150 अरब माहाना, 1800 अरब सालाना है। और जाने ये कहाँ है? IMF के पास। IMF से कर्जा लिया $5 अरब 5 साल के लिए, और IMF कहती है आप साल की $22 अरब की करप्शन करते हैं। 6.5% ऑफ GDP $400 बिलियन, 11 अरब का आप जहाज लेते हैं, 9 करोड़ की आपकी गाड़ी है चेयरमैन सेनेट की, 2-2 करोड़ के आपके पायलट है महीने के, गोबर टैक्स आपने अवाम से लेना है। दोनों पायलट 2 करोड़ के हैं ना, 2-2 करोड़। $70,000 एक की सैलरी है, $70,000 एक की सैलरी है, 2 करोड़ एक की सैलरी है। ये मेरा इल्म है। नहीं, ये गलत हो जाएगा ना, हम ऑडियंस को गलत गाइड नहीं कर सकते। दोनों पायलट्स की मिला के एक की 80,000 है। अपोलोजाइज, दोनों की मिला के 2 करोड़ है। तो मैं कह रहा हूं आपको इसकी जरूरत क्या है? आवाम को आप कहते हैं कि फाइशारी करें। आपने अपने पेट पे 2 पत्थर बांधे हैं, जब आवाम को आप कहते हैं कि आप 1 पत्थर बांध लें। ठीक है। अबकर साहब को प्रोग्राम में शामिल कर लें। अबकर साहब, हाउ डू यू थिंक, जिस तरह शिराज अल्ताफ साहब कह रहे हैं कि 2 पत्थर अगर हुकूमती ओहदेदारान बांधें तो अवाम को 1 कहें, आप समझते हैं कि इन दिस सिचुएशन अवाम 378 रुपए पेट्रोल, 520 रुपए डीजल अफोर्ड कर पाएगी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। और ये जो 2 पत्थर पेट पे बांधने की बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीने पे तो 2 पत्थर रखे थे, उसके बाद इन्होंने कहा था कि मेरे पास समरी आई और मैंने समरी को मुस्तरद कर दिया सिर्फ आवाम के लिए और ताजरों के लिए, क्योंकि मेरा हल्का बाब बिजनेस कम्युनिटी से है, तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको भी अपनी गुफ्तगू में रिप्रेजेंट करूँ ताकि आपके सामने और रियासत और ये गवर्नमेंट के सामने मैं उनका भी मुकदमा रख सकूँ। ठीक है। रियासत जो होती है वो हमारा बाप होती है या हमारी माँ होती है। हुकूमत इस वक्त फंदे तैयार कर चुकी है जो उन्होंने आवाम के गलों में डाल दिए हैं, बस अब सिर्फ खींचना बाकी रह गया है। और जुल्म और बर्बरियत जो जिस रात 137 रुपए इन्होंने बढ़ाया पेट्रोल, अवाम के ऊपर एटम बम और मिसाइल गिराए, हमें पता है कि ताजर कम्युनिटी इस टाइम सरापा एहतजाज है। हम तनकीद तो कर लेते हैं। लेट्स सपोज $3.5 अरब हमने UAE को अप्रैल में, इसी महीने में फाइनली देने हैं। हुकूमत क्या करे? इसके अलावा क्या हुकूमत के पास है? वो क्या जाके जो रिटेलर्स हैं उन पर 300 की बजाय 3000 टैक्स लगा दे, या कोई और लाहे अमल है? आप बीइंग अ बिजनेसमैन, क्या कोई लाहे अमल बताएं, हुकूमत ये करे ये ना करे? सर देखिए, बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात। और मैंने हमेशा, हम अपने किसी भी चैम्बर में या किसी जगह पे भी हम मौजूद होते हैं तो हम ये ऑफर्स रखते हैं कि जब भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है तो वो ताजर लीडरान को उसमें शामिल करे, हम उसमें तजावीज़ दें और उससे हम बेहतरी लाएंगे। ताजर लीडर हमारे पास बैठा है, हम उससे तजवीज़ मांग रहे हैं कि ये आवाज़
प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाए, ये आवाज स्टेक होल्डर्स तक पहुंच जाए। सर तजवीज दें। सर तजवीज ये है कि ऑलरेडी आप टैक्सेस की मद में ताजरों से बहुत सारा टैक्सेस ले रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप जब ये कहते हैं कि जो ताजर है वो चोर है, तो इससे हम क्या उसका तासुर लें? आप ताजर को टैक्स भी उससे वसूल करते हैं, आप ताजर को 8 बजे के नाम पे ताले भी लगवाते हैं, और मार्केटों में आप अपनी टीमें भिजवा के उनको अरेस्ट भी करते हैं, फिर आप उनको FBI के थ्रू थ्रेटन करते हैं। उसके बाद आप कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो जाके ताजरों को डिस्टर्ब नहीं करता। आप हफ्ता और इतवार के नाम पे आप मार्केटों को बंद कर देते हैं। इवन कि यहां तक कि आपने सैटरडे और संडे की जो अभी समरी भेजी है कि आप अपनी बच्चियों की शादी भी नहीं करवा सकते, आप रेस्टोरेंट भी बंद कर दें, शादी हॉल भी बंद कर दें। इसका ये हल नहीं है। हमें इसको प्रॉपर तरीके से, इसका सोल्यूशन ये है, आ रहा हूं आपकी तरफ। जी जी, इसका सोल्यूशन ये है सर कि हम मार्केटों के एतमाद में लें, बेहतर तरीके से एक हिकमत अमली जो है वो टाइमिंग से रेलेवेंट है तो हम उनको पेश करें। आपको सर 8 बजे मार्केट्स बंद करवाने पे भी एतराज है, आपको सैटरडे और संडे की छुट्टी पे भी एतराज है, आपको अगर आवाम से कोई और कुर्बानी ली जाती है उस पे भी एतराज है। सर देखिए, के सर सॉल्यूशंस क्या सर सॉल्यूशंस ये है कि आप मार्केटों का जो वक्त है उसका तयन कर दें, जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको टेक अवे की इजाजत दें, डाइनिंग की इजाजत दें, मगर इसको कितने बजे तक सर बता देखिए, जो टेक अवे है आप उसको अराउंड तकरीबन कोई 12 बजे तक करें, ताकि रेस्टोरेंट्स की जो टेक अवे है वो बंद ना हो। आप अगर उनको 10 बजे क्लोज कर देंगे तो 8 बजे तो रेस्टोरेंट्स का टाइम शुरू होता है। जो आवाम है, जो हमारे लोग हैं, वो रुख ही रात को शाम के टाइम करते हैं। की तरफ आते हैं। सर आपके पास क्या सोल्यूशन है? 1000 अरब रुपया हमारे इस बजट में है इस साल के MNS के लिए, PHDP तरक्याती फंड खत्म करें, इसको कम ना करें। नंबर 2, 86,000 गाड़ियां इस वक्त पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन के पास हैं, बरतानिया में 86 हैं। 114 अरब इसका मुफ्त साल का पेट्रोल है। 3000 अरब कर्ज वाजिबात थे 99 में, आज 1.5 लाख अरब है, यानी 10 अरब डॉलर से हम 500 अरब डॉलर पे पहुंच गए। अब साहब आपकी प्रॉपर्टी है, लंदन में नहीं है, मेरी नहीं है, इनकी नहीं है, जिनकी हैं उन प्रॉपर्टियां जब्त की जाएं, उनके पैसे पाकिस्तान लाए जाएं। ये रिकवरी जिन्होंने चोरी की है, डाका मारा पाकिस्तान पिछले 50 साल में, उनसे रिकवर करें, आपका कर्जा खत्म होगा, सूद नहीं देना पड़ेगा आपको 9000 अरब साल का, आप आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। अपनी ऐशियां बंद करें, कर्जे का निजाम खत्म करें, सूद का निजाम खत्म करें और मुल्क को बेहतरी की तरफ डालें। लीड बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय आस्किंग पीपल टू सैक्रिफाइस। ये क्या ये वॉकेबल है? हमारे पिछले शो में हमारे साथ मौजूद थे अबूजर शाद साहब, जो साबिक चेयरमैन हैं हमारे ये क्या लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के साबिक प्रेसिडेंट। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि सोना लोगों के पास इतना पड़ा है, आप सिर्फ 15% सोना ले लें, सारा कर्जा उतर जाएगा विद इन 48 आवर्स। आपने नई एक दुनिया को मिसाल दे दी कि लोगों के पास जो पैसा पड़ा है या जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्लज करके मुल्क का कर्जा उतारा जाए। मैं कह रहा हूं जिन्होंने चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, पाकिस्तान की अशराफिया, बदमाशिया, रूलिंग एलीट, इनके फाइनेंसर, ब्यूरोक्रेट, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिन्होंने गलत तरीके से अरब रुपया कमाया पिछले 50 साल में, ये तय कौन करेगा कि उन्होंने गलत तरीके से कमाया? नंबर 1। नंबर 2, ये कौन करेगा कि अगर उन्होंने कमाया है, वही हुकूमत में है, उनसे पैसे लेके मुल्क का कर्जा उतारा? सर इसके 2 ही करने वाले हैं। एक तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जिनसे 3.5 साल बाद अवाम की उम्मीद दिन ब दिन कम होती जा रही है। नंबर 2, फिर ये अवामी इंकलाब के अलावा कोई रास्ता रह नहीं जा रहा, फिर वही तय करेगी नेपाल, श्रीलंका, कोरिया, इनकी तरह। अच्छा, आप शराज साहब कितनी सवियर किस्म की, कितनी सख्त किस्म की बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जिसके पास टोटल 16 अरब डॉलर राउंड अबाउट पड़े हुए हैं, वो 3.5 अरब डॉलर अभी UAE को अप्रैल में दे देगा। उसके पास बड़ी मुश्किल से 12 साढ़े 12 अरब या 11 साढ़े 11 अरब डॉलर रह जाएंगे, 1-2 और अहम पेमेंट्स करके। 11.5 अरब डॉलर से कौन से मुल्क की मुईशत चल सकती है? आप एट द सेम टाइम लोगों को ये दावत दे रहे हैं कि इनकलाब आना चाहिए। सर श्रीलंका बैंकक्रप्ट हो गया था, क्या बताएं आज श्रीलंका की हालत क्या है। वहां 35% पेट्रोल बढ़ा है, 40% नहीं बढ़ा, 34%। आपने 85% डीजल और 71% पेट्रोल बढ़ाया है।
आज श्रीलंका की माशी हालत आपसे बेहतर है, बांग्लादेश की आपसे बेहतर है, वहां इंकलाब नहीं आया, मुझे बताएं आप। ठीक है, अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सदीक साहब, शहराज अल्ताफ साहब और अबकर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो शराफिया है जिन्होंने लूट मार का पैसा बाहर रखा हुआ है, इनकी प्रॉपर्टीज को अगर प्लज कर लिया जाए या किसी भी तरीके से इनसे पैसा निकलवा के मुल्क का कर्जा उतारा जाए, फिर मुआशत संभल सकती है, फिर ना पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, ना डीजल महंगा करना पड़ेगा और ना आम आदमी पर बेजा बोझ डालना पड़ेगा। हाउ डू यू थिंक, क्या ये वॉकेबल है? अच्छा देखिए, बात तो बहुत अच्छी की है उन्होंने, बहुत अच्छी की है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उसकी वजह है कि हमने इन सियासी जमातों में ऐसी गिद्दे डाल दी हैं, ऐसे लोग डाल दिए हैं कि जो इस सारे सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। यानी अगर देखा जाए, अब अशराफिया कौन है, वो जहाँ अशराफिया मैं चले आपके सामने डिफाइन कर देता हूँ। साबका जजेस हैं या कुछ हादसा सर्विस हैं, कुछ साबका जर्नैल हैं, कुछ साबका ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत बड़े बड़े बाहरी जायदादें ट्रेस करके देख लें, और सियासतदान है हमारे। यानी जो सारे सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, उन सभी ने मुझे ये बताएं अभी तक स्विट्जरलैंड से पैसे आ गए, हालांकि हर एक को पता है कि पैसा वहां पड़ा हुआ है। आपने पनामा में, बहामा में, दुबई में, सब दुबई में पाकिस्तान 5वां बड़ा इन्वेस्टर है। यानी यहाँ कारोबार है नहीं तो पैसा कौन बना रहा है? अभी आप पिछले 3.5 साल से करप्शन इतनी हुई है, लूट मार इतनी हुई है, सारा पैसे की फ्लाइट हुई है। और कुछ सुना है कुछ बड़े बड़े जहाज लिए गए हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लिए गए हैं। अच्छा, 11 अरब का जो जहाज लिया गया वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लिया गया? बहरहाल मैं 11 अरब की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े बड़े जहाजों की बात कर रहा हूँ। यानी जब आप देखें ना, इतनी बड़ी फ्लाइटें लेनी हो तो कुछ ना कुछ तो काम होता है ना। पता नहीं ये वाले जहाज की बात कर रहा है, बड़े बड़े जहाजों की बात मैं कर रहा हूं। कौन से जहाज क्लियर कर दीजिए ना, अवाम तो पहले गुम की कैफियत में है। आप एक और शीशा छोड़ के एक जहाज 11 अरब का मशहूर है, इसके अलावा कौन सा बड़ा जहाज ले? नहीं, वो 11 अरब के जहाज के तो परखट्टे उड़ा दिए मैंने। आप उन्होंने अपनी लोकेशनें बंद कर ली हैं। वो 2-2 घंटे लाहौर के ऊपर चक्कर लगा के, लाहौर के ऊपर नहीं, वो पिंडी जाते हैं, पिंडी में इंजन बंद नहीं करते, वैसे आ जाते हैं। इंटरनेशनल एविएशन को लिखा, बैंक ऑफ बूता के पास लीज में है, आज तक अमेरिकन कंपनी के पास है, वो गालबन किसी जियोस कंपनी है, उसमें एडवांटेज है। और ये जहाज गल्फ स्ट्रीम के बजाय ला सकते थे क्या? सेसर नहीं ले सकते थे, या हॉकर नहीं ले सकते, या बम्बार्डियर नहीं ले सकते थे, या बीच क्राफ्ट नहीं ले सकते थे? सस्ते जा भाई, आप यानी अब ये कौन पूछेगा इनको? वो जब आपके सारे इदारे आपस में मिल गए, दूसरे मिल गए, लूट मार हो रही है, खामोशी आंखें, यानी अब अगर यहाँ कोई इनको पूछने वाला होता। अच्छा, हुकूमत का वर्डिक्ट मैं सामने रख देता हूं। ये जो जहाज 11 अरब 11.5 अरब का लिया गया ना, हुज़ैफा रहमान की मैं बात सुन रहा था, हुकूमती वजीर की, उन्होंने कहा यही जहाज 5 साल बाद हम कोई 20 अरब का बेच सकते हैं, डबल कीमत हो जाएगी। जिस तरह गाड़ी खरीदी जाती है ना, इसी तरह वो डबल कीमत पे 5 साल बाद बिकती है पाकिस्तान में। ये जहाज भी इसी तरह की समझदारी का काम किया उनके मुताबिक। मैं बता रहा, मेरे साथ बैठे हुए थे प्रोग्राम में, ये तो बेवकूफ बनाने की बात है ना, बेवकूफ बनाने। यानी पंजाब हुकूमत का, यानी एक आदमी के मैं अयाशियां कर रहा हूँ, अयाशियां कर लूंगा, 5 साल बाद आपको फायदा हो जाएगा। अगर 5 साल बाद नुकसान हो गया, मैंने तो नैब में केस भेज दिया ये, वो तो उनके मुंह से ये भी लग गया कि अपना 25,000 पाउंड जो है वो इनाम दे दिया नवाज शरीफ साहब ने। अच्छा, वो बता दीजिए। बिल्कुल, वाकई मुझे बिल्कुल याद है कि एक स्क्रीन में आप थे, एक स्क्रीन में हुज़ैफा रहमान थे। वो क्या असल बात क्या, आवाम को जरा बता तो दीजिए। क्या वाकई 70 लाख टिप दे दी नवाज शरीफ ने अपने पार्लियामेंट? ये मैंने तो नहीं, ये तो हुज़ैफा ने कहा, उन्होंने माना इस बात को, और नवाज शरीफ ने अपनी रिटर्नों में शो नहीं किया वो 70 लाख रुपया। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन या कोई इसमें कौन आता है, कौन एक्शन लेता है इसके ऊपर। हम मुंतज़िर हैं इस बात के ऊपर। क्या पता ताकि उन्होंने बेपरखी उड़ा दी और आपने उसको बेपरखी नहीं, उन्होंने एडमिट किया, बार बार कहा है। अभी तक देखें उस बात का अभी तक रिबर्टल आया किसी की तरफ से? नहीं, किसी ने रिबर्ट किया। अब जब आप इस तरह की बात मीडिया पे आ जाए और आप रिबर्ट ना करें तो वो सच साबित होता है। अगर अगली बात की तरफ आ जाए, आप लाहौर में सफर करते हैं ना, आपको पता है कि गाड़ी का आपको इस वक्त लूट मार कैसे कर रहे हैं। सेफ सिटी ने अब तक कुछ 16 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया 4 महीनों में। वो कैसे? आपने हेलमेट नहीं पहना,
آپ کے گاڑی کی اوور سپیڈ ہو گئی ہے, آپ نے لین وائلیشن کر دی ہے, آپ نے زیبرا کراس, اور 10,000 روپے جرمانہ ہے. یعنی آپ خودآرا سزائیں دینے جا رہے ہیں. سمری ٹرائل ہے کوئی نہیں, بدماشی ہے. یعنی آپ اس کو بدماشی کہہ رہے ہیں, بھائی یہ حکومتیں بدماش بنی ہوئی ہیں. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیول ہے. اچھا, جہاں ہم حکومت پہ تنقید کرتے ہیں, اگر رولز کے اندر سب کو لانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں, میرا تو خیال ہے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ہم سعودی عرب میں جرمانے بھرتے ہیں, ہم دبئی میں جرمانے بھرتے ہیں. نہ میں دیکھیں میری بات سنیے گا. اب عابد صاحب, یہ آپ دبئی میں, آپ چلیں یو کے میں, یورپ میں پھریں, وہاں سائیکلیں اس طرح چلتی ہیں, وہاں سائیکلوں کی لگا لین ہے, ٹھیک ہے, وہاں ٹرانسپورٹ آ کے اس طرح ون وے کی جو حال ہو رہا ہوتا ہے. اب بیچارہ کس کو کیا پتا لین کی وائلیشن, وہ بھی غلط ہے. نہیں سوال یہ نہیں ہے, قوانین کی پاسداری کے لیے کہا جا رہا ہے تو کرنا چاہیے. اس کا بڑا نہیں, اگر قوانین کی پاسداری کا کہہ رہا ہے, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے. آپ کے جرمانہ لگا دیا, گاڑی آپ کی روک لیتے ہیں, پیسے دیں گے, گاڑی بند کر دیں گے, بدماش ہو رہی ہے یہاں پر. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا کیا جائے, کیا کیا جائے آپ کے خیال میں؟ 200 کے چالان. میں نے اس کو چیلنج کیا ہے, میں نے اس کو چیلنج کیا ہے. میں اگلی بات پہ پی ڈی ایل کی طرف لے آؤں آپ کو. میں پیٹرولیم کی قیمتوں کی طرف لے آؤں میں آپ کو, سمجھیے گا. پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے 245. انہوں نے اس وقت ڈیزل آپ کو پتا ہے 550 کے اوپر پڑا ہوا ہے, وہ کیوں نہیں کم کیا؟ یعنی یہ الزام لگایا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب نواز شریف کے خواہشات پہ, اور کمال کی بات ہے 161 روپے پی ڈی ایل ہے. وہ کس بنیاد پر؟ ایک آپ غریب آدمی موٹر سائیکل چلاتا ہے, 2 لیٹر پیٹرول روزانہ لگتا ہے, تو 160 320 یعنی مہینے کا 10,000 روپیہ, اور ایک سال کا 1,20,000 روپیہ کس بات کر دے گا؟ یعنی اس کی تنخواہ اگر 20 لاکھ ہو, وہ تب جا کے 1,20,000 ٹیکس دینا اس نے. آپ لوگ بیچارے کی جس کی تنخواہ مہینے سال کی 3 لاکھ روپے ہے, اسے 1,20,000 تو آپ لے جائیں گے. تو اور یہ بدماشی نہیں تو اور کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ بیوقوف, یہ بتائے 3 تاریخ کو تیل بڑھایا, 4 کو کم لے لیا, ایک دن کا اربوں روپے کا فائدہ کس کو دیا؟ یعنی سرکاری جگہ ٹیکس ہے نا. ایک دور ہوتا تھا یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کرتے تھے, کسٹم ڈیوٹی معاف کر دیں, کم کر دیں, قرض اتارو, ملک سوارو. یعنی ہمیں تو اس خاندان کا پرانا پتا ہے نا کہ یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں, کیا کیا ایڈوانٹیج لیتے رہے ہیں. شہراز الطاف صاحب سے ورڈکٹ لے لیتے ہیں. شہراز صاحب, ذرا اظہر صدیق صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ بدماشی ہے, اتنا بڑا جو جرمانہ ہے نا, ٹریفک جرمانہ, یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا اس کا کیا اور کیا لاہے عمل ہے؟ کس طرح لوگوں کو یہاں رولز کی پاسداری کے لیے منایا جائے کہ بھئی آپ نے رولز کی پاسداری کرنی ہے؟ دیکھیں عابد صاحب, جو بات گورنمنٹ کی اچھی ہے ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے. اگر گورنمنٹ عوام کو سسٹم میں لانا چاہتی ہے, کوئی ہیلمٹ پہنے گا بائک والا تو اس کی سیفٹی ہے. ہاں, آپ اویئرنیس کا ٹائم دیں, تھوڑا آپ ان کو مانیٹرنگ اور تھوڑا سا ان کو ایک ڈیڈ لائن دے دیں. ہیلمٹ پہننا ضروری ہے, سیفٹی ہے, لائن کی وائلیشن نہ کرنا بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ نے صحیح کہا, برطانیہ دبئی میں تو ہم کرتے ہیں فالو, تو یہاں کیا پرابلم ہے؟ لیکن تھوڑا ٹائم دے دیں اویئرنیس کا. ایک بات میں ضرور کہوں گا, حضرت صدیق صاحب کو جہاز فراگوگی کا اور مونس سلائی کا یاد نہیں آیا, اور انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں. یہ ہے ہمارے ملک کا مسئلہ کہ جو میرے ملک میں لگی ہوئی ہے کالک, وہ مجھے شیشے میں نظر نہیں آئے گی. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کی نظر آئے گی مجھے کالک, اس پہ میں کرٹیسائز بھی کروں گا. تو میں تو یہی حل کہوں گا. حضرت صدیق صاحب جواب دینا چاہیں گے؟ حضرت صدیق صاحب, ایک منٹ دیکھیے, میں بتاؤں آپ کو مسئلہ یہ کیا. ہمارے بھائی ہیں نا, ان کا نام ایک تو فرح شہزادی ہے, اور میں نے اس کی پوری تحقیق کر لی تھی. وہ جہاز ملک ریاض صاحب کا تھا, فرح شہزادی کا کوئی جہاز ہے نہیں. یہ تحقیق پوری کر لی نا. اور یاد رکھیے گا, وہ جہاز ایک بزنس مین رکھ سکتا ہے نا, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نواز شریف اتنے امیر کبیر آدمی ہیں, اربوں روپے کے مالک ہیں, کہ لے اپنا جہاز, انہیں کو روکا ہے ذات سے لیں. اور کمال کی بات بنائے, ماڈل ٹاؤن جاتی امرا کے اندر ایک بنائے, اپنا رن وے بنائے, وہاں بھی کون روکے گا؟ لیکن عوام کا پیسہ لگانا, اور عوام پبلک کا پیسہ جو ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے, وہ یہ کون ہوتے ہیں لگانے والے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرح گوگی پر اعتراض یہ ہے کہ وہ اس جہاز پر فرار ہوئی کرپشن کر کے. ملک ریاض صاحب بھی آپ میں پھر بتاتا چلوں آپ کو, میں چھوٹی سی بات بتا دوں. الزام سنتے آ رہے ہیں 3.5-4 سال سے. کوئی ایک بندہ جسے پیسے لے کے ٹرانسفر پوسٹنگ کٹائے آ گیا کوئی؟ مجھے تو سب پتا ہے نا کہ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی جائز, اس کو کس طرح سے ابھی تک کوئی ایک الزام ثابت کر سکے. آپ نے لگایا اس پہ عثمان بزدار پہ, کوئی ایک الزام بتا دے, کوئی سزا ہو گئی؟ اب خود آ رہا یار, یہ تو مذاق بنایا ہوئے لوگوں نے.
इन्होंने बातें जो मर्जी करते रहे। शहराज अल्ताफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अबू बकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप बात करेंगे उस जंग की जो सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि मईशतों में भी लड़ी जा रही है। अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका पॉलिसी ने ईरान को निशाना बनाया, ईरान ने जवाब दिया, तैयारे मार गिराने के दावे किए, अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए, पायलट की तलाश जारी। ये सब इस बात का इशारा है कि जंग एक तरफा नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल कामयाबी के दावे करते हैं लेकिन ज़मीन पर हकीकत मुख्तलिफ दिखाई देती है। इसराइल की जारहाना हिकमत अमली ने खित्ते को मज़ीद गैर मुस्तहकम किया और नतीजा तेल महंगा, मईशतें दबाव में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक शदीद मुतासिर। ईरान वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि वो दबाव में नहीं आएगा बल्कि दिफा करेगा और यही मज़ाहमत आलमी ताकतों के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सदीक साहब, सर बहुत शुक्रिया, शहराज अल्ताफ साहब और अबू बकर साहब। अबू बकर साहब, हाउ डू यू थिंक इस वक्त अमेरिका खित्ते से भागना चाह रहा है? क्या ईरान इस जंग को जीत चुका है? क्या मुस्लिम ममालिक का किरदार मुनासिब है? जी बिल्कुल, असल में अब जंग जीत चुका नहीं, जीत गया है और इस टाइम अमेरिका जो है वो दरवाज़ा ढूंढ रहा है कि मैं किस दरवाजे से बाहर निकलूं। और जिस खूबसूरती से मैं चाहूँगा यहाँ पे एक बात करूँ कि अल्लाह पाक की नुसरत ईरान के साथ है, उन मुसलमानों के साथ जिस जोश और जज्बे से, जिस जुर्रत से उन्होंने इसका मुकाबला कर रहे हैं और जिस तरह जवाब दे रहे हैं, खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और उसके बावजूद पूरी उम्मत मुसलमा जो है उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं और कोई वो तने तनहा मैदान में लड़ रहा है और उसको ऐसा खूबसूरत जवाब दे रहा है जो सदियां तक एक तारीख लिखी जाएगी और हमेशा याद रहेगी कि अमेरिका को किसी ने दिन में अगर तारे दिखाए थे तो वो ईरान था, और अगर इसराइल को किसी ने दबोचा था तो वो ईरान था। शहराज अल्ताफ साहब, हाउ डू यू थिंक? सर मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है इनसे। देखिए, जंग में कोई फातेह नहीं होता, जंग में हार होती है एक कॉमन मैन की। ईरान इतना तबाह हुआ है जिसका कोई हाल नहीं है। पहले उन पे सैंक्शंस थी, इसमें कोई शक नहीं, मैं एग्री करूंगा अबू बकर भाई से कि जिस तरह उन्होंने एक स्टैंड लिया है, वो खड़े हुए हैं, उनका ये हमें आप या मार दें या हम आपको मार देंगे, ये तो वो थे ही, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उनका, एक जंगी वॉर ही एग्जिस्टेंशियल थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे मुस्लिम उम्मा इनको प्लान करके डिसयूनाइट किया गया है, यूनाइटेड नहीं है, मार खा रहे हैं और ये खाते रहेंगे। अच्छी कोशिश की हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, सफारतकारी कामयाब है हमारी, कामयाब है, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा हो गया है कि क्योंकि ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल, अनरिलायबल पर्सनैलिटी है, ये ना हो कि हम ईरान के साथ भी अपने मामला खराब कर बैठे। जी अजहर सदीक साहब, सर हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान की सफारतकारी कितनी कामयाब नजर आई, कितनी नाकाम नजर आई? देखिए, बात तो सच है मगर है रुसवाई की। मुझे ना देखिए, वक्त के साथ साथ सीखना है। आज से नहीं, 1450 साल पहले सबक दे दिया आका दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वाकया यानी करबला ने, वाकया करबला ने साबित कर दिया। यानी उस वक्त जंग क्या थी, अगर आप लोगों को याद हो, चले मैं आसानी के लिए ना, अब ये ध्यान से समझना, 1450 साल पहले कुरान आयत सूरह माइदा का माइदा की 51 नंबर आयत है, ए ईमान वालों, यहूद नसारा, यहूदी नसारा क्रिश्चियंस को अपना करीबी दोस्त और सरपरस्त ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम में से कोई भी उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से होगा। बेशक अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। फैसला कर लें कि पाकिस्तान के अंदर जुल्म हुआ या नहीं हुआ, चले छोड़ें, फिर अपने इसराइल में तो जुल्म हुआ, कितने आप फलस्तीनी शहीद हो गए, कितना खड़ा कर लिया, पाकिस्तान में तो एहतजाज भी नहीं होने दिया। यानी इस हुकूमत को, इस फसाइयत की मारी हुकूमत को याद रखा जाएगा इस हवाले से। इमरान खान होते इस वक्त तो क्या स्टेप लेते? बिल्कुल देखें, आप समझे इस बात को। मैं क्या, मुझे ये बताएं, आज अगर इमरान खान होता तो आपका ख्याल है वो इस मामले में बड़ा क्लियर ना होते? अमेरिका की जरूरत ही नहीं होनी थी। कश्मीर के वक्त क्यों कुछ नहीं किया इमरान खान ने? अड्डे नहीं दिए उन्हें जी, नहीं अड्डे दिए उनको, नहीं दिए अड्डे, समझे इस बात को। कश्मीर तो गया ना, एनेक्स कर लिया मोदी ने। इमरान खान वो तो वर्ल्ड कप जीत के आ गए। अंदर
نہیں جی اب سن تو لینا جی. اب عمران خان کے دور میں افغانستان سے انڈیا نکلا, یہ کوئی نواز شریف باقی دور میں نہیں نکلا. اگر آج طالبان کو یہاں لے آیا, اگر یہ چھوڑے اس بات کو, اگر افغانستان کے اندر اس وقت انڈیا ہوتا, سوری امریکہ بیٹھا ہوتا تو کیا حال ہونا تھا. ذرا غور کریں, عمران خان نے پوری کوشش کی اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے. شیراز الطاف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ابوبکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین کرام, یہ صرف جنگ نہیں, یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں بارود کہیں اور جلتا ہے اور دھواں ہمارے گھروں میں بھر جاتا ہے. یہ صرف تیل کی قیمت نہیں, یہ آپ کی روٹی, آپ کے بچوں کی فیس اور آپ کے گھر کا بجٹ ہے. ایک طرف طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی پالیسیاں ہیں, دوسری طرف خاموشی سے برداشت کرتا ایک عام انسان ہے. سوال یہ نہیں کون جیت رہا ہے, سوال یہ ہے کون ہار رہا ہے. اور سچ یہ ہے سب سے بڑی ہار ہمیشہ عام آدمی کی ہوتی ہے. اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا, اگر فیصلے ایسے ہی ہوتے رہے تو آنے والا وقت صرف مشکل نہیں بلکہ ناقابل برداشت ہو سکتا ہے. ناظرین کرام, دعا ہے خدا تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ پر سلامتی نازل فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.